हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। इससे पहले मैं अपने इस चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुकी हूँ और आपके 6 चैप्टर्स जो हैं इस सब्जेक्ट के कवर करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल का मीनिंग एक तरह से क्या होता है? मार्जिन या मार्जिनल जो भी है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने में आपका जो खर्चा है या कॉस्ट है वो कितनी एक्स्ट्रा आएगी, दैट इज़ मार्जिनल। सपोज़ करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप पहले 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। अब आप 110 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो 10 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करी, उसे प्रोड्यूस करने पे जितना खर्चा एक्स्ट्रा आया, दैट इज़ योर मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। आपको ये पता होगा फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहती है, चाहे आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, चाहे 110 करें, चाहे 120 करें, चाहे 150 करें, है ना। तो सिर्फ चेंज किस में आता है? वेरिएबल कॉस्ट में। किस में चेंज आता है? वेरिएबल कॉस्ट में। तो हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं जितना वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा वही मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड विद द वेरिएबल कॉस्ट, ना कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट से, ठीक है। वो डायरेक्टली रिलेट करती है किससे? वेरिएबल कॉस्ट से। चलिए एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड्स। जब आपने कॉस्ट अकाउंटिंग इससे लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था तो उसमें आपने ना जो पर यूनिट गुड्स की जो प्रोड्यूस करते थे उसकी पर यूनिट निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते थे, जैसे यूनिट कॉस्टिंग मेथड, जॉब कॉस्टिंग मेथड, बैच कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। ये सब मेथड्स के थ्रू जो है आप अपने गुड्स की जो है टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करते थे। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग जो हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ने वाले हैं, दिस इज़ नॉट अ मेथड, दिस इज़ अ टेक्निक। ये एक टेक्निक है, ठीक है। ये मेथड नहीं है, ये एक टेक्निक है जो टोटली जो है वो इफेक्ट डालेगी आपके प्रॉफिट्स पे। कब डालेगी? जब आप अपनी आउटपुट को चेंज करेंगे, ठीक है। जब आप अपनी आउटपुट को चेंज करेंगे तब आपके प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये उसके बारे में आपको बताता है। ये एक टेक्निक है, ना कि एक मेथड, ठीक है। और इस टेक्निक के थ्रू जो है मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है बहुत सारे डिसीजंस लेने में कि वेदर टू कंटिन्यू विद द प्रोडक्ट और नॉट। मतलब एक डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो भी आपके बिजनेस में हो रही होंगी उसको जज करके जो है मैनेजर जो है ये डिसाइड कर पाएगा कि क्या ये प्रोडक्ट जो है कंटिन्यू करना चाहिए प्रोड्यूस करना, ठीक है। टू चेंज द सेलिंग प्राइस, क्या प्राइस चेंज करना चाहिए मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। टू चेंज द मेथड ऑफ द प्रोडक्शन, क्या मेथड को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। मेक और बाय डिसीजंस एंड टू डिसाइड अबाउट द सेल्स मिक्स। ये सारे डिसीजंस जो हैं विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग जो है मैनेजमेंट जो है वो बहुत ईजिली ले सकती है, ठीक है। चलिए एक बार मीनिंग पढ़ लेते हैं इसका। देखिए, मार्जिनल कॉस्ट इज़ अ इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कब? विच रिजल्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग और सेलिंग एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। आप एडिशनल यूनिट जो है प्रोड्यूस करेंगे या सेल करेंगे, ठीक है, उससे आपकी टोटल कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या बढ़ेगी क्या कम होगी, उसी को कह रहे हैं हम मार्जिनल कॉस्ट। मतलब एडिशनल यूनिट आपके प्रोड्यूस करने से या सेल करने से आपकी टोटल कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितनी इंक्रीज होगी, दैट इज़ योर मार्जिनल कॉस्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, ठीक है। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। सपोज़ कीजिए पहले आप 1000 यूनिट्स बनाते हैं। देखिए 1000 यूनिट बनाने पर फिक्स कॉस्ट आती है आपकी 5000, वेरिएबल कॉस्ट आती है सपोज़ कीजिए 5000, ठीक है। फिक्स तो आपको पता है फिक्स ही रहेगी। आपने बाद में अपनी यूनिट्स चेंज कर ली, 1001 कर ली, इससे आपकी वेरिएबल कॉस्ट में 5 रुपीज़ के हिसाब से चेंज आया, ठीक है। सो आप देख पा रहे होंगे फिक्स कॉस्ट सेम है, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आया। पहले जो टोटल आ रहा था वो 10,000 आ रहा था कॉस्ट आपकी, और अब जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 10,005। तो चेंज कितना आया? सिर्फ 5 रुपीज़, दैट इज़ योर मार्जिनल कॉस्ट। चलिए मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग पढ़ लेते हैं अब। मार्जिनल कॉस्टिंग, देखिए कॉस्ट तो वो थी जो चेंज आया, कॉस्ट और कॉस्टिंग दो बातों में फ़र्क है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या थी? जितनी अमाउंट में चेंज आया, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है।
और मार्जिनल कोस्टिंग क्या है? इट इज़ अ टेक्निक, इट इज़ अ टेक्निक which is concerned with the changes in cost and profit results from changes in volume of output. ये वो टेक्निक है जो डायरेक्टली कंसर्न करती है किस चीज़ से, कि आपके आउटपुट में चेंजेस आने से आपके प्रॉफिट्स और कॉस्ट में क्या चेंज आ रहा है. और लास्टली अगर मैं बात करूँ तो मार्जिनल कोस्टिंग को आप वेरिएबल कोस्टिंग भी कह सकते हैं. वाई? मैंने आपको बताया फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता. जो मार्जिनल कॉस्ट में चेंज आता है, जो इंक्रीज डिक्रीज होता है, वो सिर्फ डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है उस पर वेरिएबल कॉस्ट का. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं. इट इज़ अ टेक्निक, अभी हम बार बार पढ़ रहे हैं कि ये एक टेक्निक है. ठीक है, ऑफ एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कोस्ट विच हेल्प द मैनेजमेंट इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस. और मैनेजर को जो है डायरेक्टली डिसीजंस लेने में हेल्प करती है. ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट सच एज प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, फिक्स्ड और वेरिएबल. इवन सेमी वेरिएबल कोस्ट आर ऑल्सो एनालाइज्ड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल. अगर सेमी वेरिएबल भी है उनको भी टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं कि उसमें से फिक्स पार्ट कितना है और वेरिएबल कितना है. मार्जिनल कोस्ट आर रिगार्डेड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, वही वेरिएबल कोस्ट है ये. ठीक है, फिक्स्ड कोस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कोस्ट एंड आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड फॉर विच दे आर इनकर्ड. इसे एज अ पीरियड कोस्ट माना जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज किया जाता है जिस ईयर का वो जो है जिस ईयर में वो इनकर हुई होती है. ठीक है, नेक्स्ट है द स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स आर वैल्यूड एट मार्जिनल कोस्ट ओनली. जो स्टॉक है वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनको जो है वैल्यू किया जाता है मार्जिनल कोस्ट के थ्रू. ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टॉक और फिनिश्ड गुड्स दोनों कहीं ना कहीं वेरिएबल कोस्ट से, मतलब वेरिएबल के अंडर आते हैं, फिक्स के अंदर नहीं आते. ठीक है, वेरिएबल कोस्ट के अंदर आते हैं. प्राइजेस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कोस्ट बाय एडिंग कंट्रीब्यूशन. प्राइजेस जो हैं वो डिटरमाइन किए जा सकते हैं किस बेसिस पर? मार्जिनल कोस्ट के बेसिस पर, जिसमें आप ऐड करेंगे कंट्रीब्यूशन. कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ द मार्जिनल कोस्टिंग. अगर हम बात करें कि कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, या आप कह सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये मेन एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है मार्जिनल कोस्टिंग का. चैप्टर करते करते आपको लेटर ऑन ये भी पता चलेगा कि मार्जिनल कोस्टिंग क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट क्या है. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग मार्जिनल कोस्ट एंड फिक्स्ड कोस्ट फ्रॉम द सेल्स. जो प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? मार्जिनल कोस्ट एंड फिक्स्ड डिडक्ट करेंगे मार्जिनल कोस्ट को किस में से? कोस्ट फ्रॉम सेल्स में से. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एजम्पशंस ऑफ द मार्जिनल कोस्टिंग. आप कुछ एजम्पशंस लेकर चलते हैं कि पढ़ते हैं कि करके कि क्या एजम्पशंस आप एज्यूम करके चलते हैं वाइल कैलकुलेटिंग योर मार्जिनल कोस्ट. या आप कह सकते हो मार्जिनल कोस्टिंग जब आप टेक्निक यूज़ करते हैं तो कुछ एजम्पशंस फॉलो करते हैं. पहली एजम्पशन क्या है कि सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज फिक्स्ड एंड सेकेंड इज वेरिएबल. सेकेंड आता है वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. आपको लास्ट टू लास्ट चैप्टर्स में मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्लेक्सिबल बजट के करवाए थे. उसमें आपने नोट किया होगा कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें पर यूनिट सेम रहता है. ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट में अमाउंट सेम रहता है. तो यहाँ पर वो उस चीज़ को क्या कह रहा है कि एजम्पशन लेकर चल रहा है कि ऐसा ही होगा. देखिए अगले वाले में बोल रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट फॉर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. ठीक है, जितना भी आप आउटपुट जो है कर लें, मतलब आउटपुट अपनी इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें, बट फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, सेलिंग प्राइजेज रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी. ये एजम्पशन ली जा रही है कि सेलिंग कॉस्ट में चेंज नहीं किया जाएगा, सेलिंग प्राइस में द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज़ द ओनली फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द कोस्ट. यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेन इन्फ्लुएंस डाल रहा है मार्जिनल कोस्टिंग पर, वो क्या डाल रहा है? सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, कि आप अपनी आउटपुट में चेंजेस ला रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जी एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग. एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग इज द टोटल कॉस्ट टेक्निक. टोटल कॉस्ट जिसमें आप फिक्स्ड को भी इंक्लूड करके चलेंगे और वेरिएबल को भी इंक्लूड करके चलेंगे. देखिए, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड. सो अगर हम बात करें मार्जिनल कोस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग दोनों में डिफरेंस क्या है तो दोनों ही टेक्निक, वहाँ पर वो वेरिएबल कॉस्ट टेक्निक है और ये हमारी टोटल कॉस्ट टेक्निक है. ठीक है, सो डिफरेंस पढ़ लेते हैं दोनों में.
पहला आता है प्रोडक्ट कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज टोटल कॉस्ट टेक्निक, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि फिक्स्ड को भी लेकर चलेगा और वेरिएबल को भी लेकर चलेगा, जबकि मार्जिनल कॉस्ट में जो है, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करके चलते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ स्टॉक। कहते हैं इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स जो हैं इज वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट विच इंक्लूड्स बोथ वेरिएबल एंड फिक्स। अगेन सेम पॉइंट है कि जब आप स्टॉक की वैल्यू लगाएंगे या उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो उस पर आप जो है दोनों अपने फैक्टर्स को ध्यान में रख के चलेंगे, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। और जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को आप ध्यान में रख के चलेंगे। नेक्स्ट आता है अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट आर अपोर्शन्ड इन आर्बिट्रेरी मैनर विच रिजल्ट्स इन अंडर और एब्जॉर्प्शन। देखिए अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, देखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को लेकर चल रहे हैं, तो इस जगह तो सवाल उठेगा अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन दोनों का, ठीक है। बट अगर बात करें मार्जिनल कॉस्टिंग की, वहाँ तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। वाई? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो वहाँ इग्नोर करके चलते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन मैनेजरियल डिसीजंस। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज़ नॉट हेल्पफुल इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है वेरियस डिसीजंस लेने में, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, लाइक मेक और बाय डिसीजन लेना है, परफॉर्मेंस के ऊपर देखना है, ठीक है, आप अपना बिजनेस में जो है प्रोडक्ट को कंटिन्यू करें या ना करें इसका डिसीजन अगर आपको लेना है, सेल्स प्राइस बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए इसका डिसीजन लेना है, ये सब डिसीजन जो हैं विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग आप ईजिली ले सकते हैं। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस। In absorption costing, managerial decisions are based upon profit, which is the excess of sales value over total cost. अगर बात करें absorption costing में, तो जो मेन मैनेजरियल डिसीजन है वो लिया जाता है प्रॉफिट के बेस्ड पर, जो कैसे निकाला जाता है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो आपका निकाला जाता है वो मेन बेसिस माना जाता है, वो माना जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन को। और कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है? सेलिंग प्राइस ओवर मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। कैसे फाइंड आउट किया जाता है? एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर मार्जिनल कॉस्ट, मतलब सेल्स प्राइस माइनस आपका वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं दो परफॉर्मा, जिसमें फर्स्ट परफॉर्मा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और सेकेंड परफॉर्मा आपका रिलेट करेगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप देखिए सबसे पहले आप लेंगे सेल्स में से आप कुछ लेस करेंगे क्या? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, जिसमें आपके डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिक्स्ड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी, बिकॉज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पॉइंट है, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आपके पास आ जाएंगी, जिसमें से आप ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो डायरेक्टली आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। नेक्स्ट आप ऐड करते हैं अंडर एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स और लेस करते हैं ओवर एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अभी आपको मैंने बताया थ्योरी कराते हुए कि यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, इसलिए अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट है कि जो आप अंडर एब्जॉर्प्शन होगा उसे आप ऐड करेंगे और ओवर एब्जॉर्प्शन को आप क्या करेंगे? लेस करेंगे, जिससे आपके फाइंड आउट हो जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? जो सेल्स थी, सेल्स में से जितना भी ये आपका ये सारा खर्चा आया है बी पार्ट, ठीक है, ए में से बी पार्ट को लेस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद आपको नेट प्रॉफिट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको सारे ओवरहेड्स क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। आप देखिए वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों ओवरहेड्स यहाँ पर माइनस हो जाएंगे बाद में, ठीक है, और लास्ट में आपके पास नेट प्रॉफिट निकलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, सेम रहेगा, सेल्स लेस करेंगे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, वहाँ सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेस कर दी थी, सारी, मतलब फिक्स आ रही है, वेरिएबल आ रही है, दोनों, है ना। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट, वही सेम रहेगा, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। उसके बाद आपकी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस निकलेगा, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो अगेन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही फाइंड आउट होगा, ठीक है। सो
उसमें आप ऐड करेंगे वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मतलब फिक्स्ड वाले बाद में इंक्लूड होंगे, पहले नहीं। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। अब ये सारे वेरिएबल खर्चे आपने सारे ऐड कर लिए, है ना, सारे ऐड हो गए। अब ये सारे ऐड होने के बाद ए में से लेस हो जाएंगे, ए माइनस बी, तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। वहाँ क्या आया था? ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ क्या आएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। लास्ट में फिर आप अपने फिक्स एक्सपेंसेस जितने भी ओवरहेड्स होंगे उन्हें आप लेस कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। सो दोनों परफॉर्मा में मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई है कि एक में आप फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों इंक्लूड करते हैं और दूसरे वाले में खर्चा तो देखो लास्ट में सब कुछ लेस करना है, बट पहले आप यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हुए सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आप ध्यान में रखते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, ना कि फिक्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एडवांटेजेस की तरफ। मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट आता है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। बार बार हम यही पॉइंट पढ़ रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है एक टेक्निक है जो कि मैनेजर्स को डिफरेंट डिसीजंस लेने में हेल्पफुल है, ठीक है, हेल्प करती है। सो ये जो हेल्प करते हैं, ये सिस्टम से आप जो है डायरेक्टली कॉस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। अब इसमें किस तरह से वो मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे आप ले सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, सेलिंग द प्रोडक्ट्स एट मिनिमम पॉसिबल प्राइस टू कैप्चर फॉरेन मार्केट। नेक्स्ट, टू मेंटेन द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि वो एक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट जो है मेंटेन करके रख सके। टू डिसाइड द सेल्स मिक्सचर फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिसाइड कर पाते हो आपके सेल्स मिक्स क्या रखना है। टू सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन का क्या मेथड आप यूज़ करें उसे सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। हाउ मच सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैन बी रिड्यूस, कितना हमें जो है सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर देना चाहिए ताकि मार्केट में हमारी जो है डिमांड बढ़े, इसको डिसीजन लेने में हेल्पफुल है, ठीक है। मेक और बाय डिसीजन लेना है तो हेल्पफुल है। डिसाइडिंग अबाउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मार्केट में सेलिंग प्राइस क्या रखा जाए वो डिसाइड करने में हेल्पफुल है। नॉलेज अबाउट द की फैक्टर ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रॉफिट प्लानिंग। मार्जिनल कॉस्ट जो है प्ले अ विटल एंड इम्पोर्टेंट रोल इन प्रॉफिट प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉफिट प्लानिंग में, ठीक है। अंडर प्रॉफिट प्लानिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन, डिसीजन अबाउट प्रोडक्ट मिक्सचर, प्राइसिंग पॉलिसी इन डिप्रेशन एंड फिक्सेशन ऑफ प्राइस इन पीरियड ऑफ कॉम्पिटिशन आर टू बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। आप मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना रखना चाहिए, ठीक है, आपके प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा, मतलब क्या क्या जब प्रोडक्ट मिक्स आपने डिसीज़न लेना है तो आप प्रोडक्ट मिक्स का डिसीज़न ले पाएंगे, ठीक है। अगर आप बात करें प्राइसिंग पॉलिसी की, मार्केट में प्राइस क्या रखने हैं, इसका डिसीजंस आप बहुत ईजिली ले पाते हैं। आप मार्केट में कंपटीशन को मीट कर सकें उसके रिगार्डिंग आपको क्या प्राइस रखने चाहिए, ये सब डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है सिंपल टेक्निक। ये टेक्निक बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है, और इजी टू ऑपरेट है, मतलब आप इजीली इसे ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कॉस्टिंग। दिस टेक्निक इज कॉम्प्लीमेंट्री टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल एंड कैन बी यूज अलोंग विद देम टू गो बेटर रिजल्ट्स। अगर आप उनके साथ भी यूज़ करना चाहें, उनके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आप अपने बिजनेस में यूज़ करें और साइड बाय साइड मार्जिनल कॉस्टिंग भी यूज़ करें तो आप और अच्छे रिजल्ट्स जो हैं अपने बिजनेस में देख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जो है ना वो कहीं ना कहीं इन सारी डिफ़िकल्टीज़ से जो है बिज़नेस को दूर रखती है। अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन जैसी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब से दूर रखती है, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजरियल रिपोर्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग हैज़ यूनिक अप्रोच। ये एक तरह से एक यूनिक अप्रोच है। देखो बात आती है फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगी ना। मेन चेंजेस किस में आते हैं, जब आप आउटपुट में चेंज लाते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं मार्केट में डिमांड बढ़ गई है तो मुझे अपनी सप्लाई बढ़ानी है, तो मेन चेंजेस आते हैं वेरिएबल में ही, और उसी के बारे में ये टेक्निक बात करती है बार बार, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ना कि ये टेक्निक जो है वो बहुत हेल्पफुल है कि आप अपनी जो है कॉस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ाएंगे तो आप ये भी तो ट्राई करेंगे ही कि आपकी कॉस्ट कम से कम आए, है ना। तो आप जो है जो स्टॉक है वो एक बल्क में परचेज़ करेंगे तो
कॉस्ट तो रिड्यूस होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है, कॉस्ट कम प्रॉफिट ज़्यादा होगा, है ना। और क्या बाय करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब डिसीजंस लेने में हेल्पफुल है। प्राइस क्या रखना चाहिए मार्केट में ताकि कंपटीशन को मीट कर सकें, इन सब के लिए वेरिएबल कॉस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है कि आपका खर्चा कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है, उसके रिगार्डिंग आप बहुत ईजिली फिर डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। और मैनेजरियल रिपोर्टिंग मतलब एक ऐसी यूनिक कह सकते हैं अप्रोच है जो रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, और वो कौन सी रिपोर्ट होती है, रिलेटेड टू वेरिएबल कॉस्ट, है ना, कि कॉस्ट जो वेरिएबल है उसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं जब आप अपनी आउटपुट को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। कॉस्ट कंट्रोल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वेरिएबल कॉस्ट को तो कंट्रोल कर सकते हैं, और ये डायरेक्टली प्ले कर रहा है किसके साथ, वेरिएबल कॉस्ट के साथ, है ना। तो आप जो है उसमें से भी देख लेंगे कि कौन से कंट्रोलेबल कॉस्ट हैं और कौन सी अनकंट्रोलेबल। जो कंट्रोलेबल है उन्हें कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है स्टॉक वैल्यूएशन। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है सिंप्लीफाइज द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज इट सेग्रीगेट्स द वेरिएबल कॉस्ट। अगेन स्टॉक वैल्यूएशन में हेल्पफुल है ना, क्योंकि स्टॉक जो है वो वेरिएबल कॉस्ट के अंडर आता है ना कि फिक्स कॉस्ट के, है ना। तो आप उसे सेग्रीगेट कर रहे हैं तो आप इजीली स्टॉक की वैल्यू लगा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशंस की तरफ। फर्स्ट आता है दिस टेक्निक इज बेस्ड अपॉन अ नंबर ऑफ एजम्पशंस विच मे नॉट होल्ड गुड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। इसमें बहुत सारी एजम्पशंस हैं, है ना, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करी थी। वो एजम्पशंस जो हैं जैसी हैं वो एज इट इज़ हैं या नहीं मार्केट में सिचुएशन, ये होना थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है। वो हर कंडीशन में फिर आपको जो है अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक एज्यूम्स दैट, ये एज्यूम करके चल रहे कि हर कॉस्ट को आप 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लेंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल, जबकि हर तरह की कॉस्ट जो है आप सेग्रीगेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल कैन बी बेटर अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ अदर टेक्निक्स। कह रहे कॉस्ट कंट्रोल तो आप अदर टेक्निक्स को भी यूज़ करके कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे बजटरी कंट्रोल यूज़ कर लें, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ कर लें। तो उसके कंपैरिजन में ये कह रहे हैं कि भाई अच्छी, मतलब उनके कंपैरिजन में लो है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक कैन नॉट बी अप्लाइड इन इंडस्ट्रीज वेयर लास्ट स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आर मेंटेन्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन कॉन्ट्रैक्ट और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज़ वेरी हाई, और इस वजह से वहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो आप इजीली यूज़ नहीं कर पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है ऑल्दो द टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग डज अवे विद द प्रॉब्लम ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स, द प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट। मतलब ठीक है फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड नहीं करके चल रहा, पर उसकी अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन के क्या बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेंगे उसको भी तो फिर ये इग्नोर करके चल रहा है ना। तो फिर वही बात है, ये इसकी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग इग्नोर्स द फैक्ट दैट फिक्स कॉस्ट आर कंट्रोलेबल। कभी कभी फिक्स कॉस्ट भी कंट्रोल कर सकते हैं हम कुछ सर्कमस्टांसेस में, इसको तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देगा फिर ये, है ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट को तो ये मतलब दिमाग में भी लेकर नहीं चल रहा, ठीक है। नेक्स्ट है विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट इन रिलेशन टू वेरिएबल कॉस्ट इज़ वेरी हाई, सो अ सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग विच इग्नोर्स द फिक्स कॉस्ट इज़ लेस इफेक्टिव। आपको आजकल पता है सब कुछ मशीनरी होता जा रहा है ना, डे बाय डे लेबर इंटेंसिव हम कम होते चले जा रहे हैं और कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। तो जब कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा हो रहे हैं, मशीन्स का ज़्यादा यूज़ होता है, तो फिक्स कॉस्ट का ज़्यादा रोल हो गया ना, और जब फिक्स कॉस्ट का ज़्यादा रोल हो गया और ये तो फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करके चल रहा है ना, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है। चलिए इसका कुछ 2 इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, जो भी हमने 1-2 परफॉर्मा पढ़े थे ना उन पर बेस्ड हैं, ठीक है। देखिए इलस्ट्रेशन 1, आपको इसमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट दोनों मेथड से, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से भी और मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड से भी। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। जैसे देखिए प्रोडक्शन है, सेल्स प्राइस है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, ये सब आपके पास गिवन है, ठीक है। आप अपने परफॉर्मा को याद रखेंगे और उसको यूज़ करते चले जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या लेनी है, सेल्स। प्रोडक्शन और सेल देखिए आपने सेम यूनिट की है, मतलब प्रोडक्शन भी उतनी यूनिट्स की हुई है, सेल्स भी उतनी यूनिट्स की हुई है। इट मीन्स आपके पास कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो यही क्लियर हो गया। सो सेल्स आपके पास सेलिंग प्राइस कितना है 30, सो आप देखिए 40,000 इंटू 30 आपने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद आप लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप देखिए डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर हैं, ₹5 एंड ₹4 आप अपनी यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन आप देखें ओवरहेड्स है आपके पास वेरिएबल और फिक्स्ड, दैट इज़
3 रुपीज़ एंड फिक्स तो आपके पास 1 लाख रुपीज़ हैं, आपने जस्ट माइनस करना है और आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मेथड लें तो नेक्स्ट मेथड में आप सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालेंगे ना, आपको याद होगा आप यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पहले नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए सेल्स ली, सेल्स लेने के बाद वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ले लिए, देन आपके पास कंट्रीब्यूशन निकला, देन आपने फिक्स कॉस्ट लेस की और नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में थोड़ा सा चेंज है। देखिए क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन आपने ज़्यादा करी, सेल आपकी कम हुई है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी निकलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, प्रोडक्शन, सेल, सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स्ड भी हैं और वेरिएबल भी हैं। ऐसे ही आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी गिवन है, फिक्स्ड और वेरिएबल। और आपको नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के थ्रू और मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, सेल्स कितने यूनिट्स की हुई है, 30,000 यूनिट, और प्राइस कितना है ₹30। ठीक है, देखो अब आपने सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के थ्रू देख लेते हैं। 30,000 इंटू 30 आपने क्या ले लिया, सेल्स ले ली। उसके बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करेंगे, जिसमें आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर गिवन थे, आपने यूनिट्स वाइज जो है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर भी आपने ले लिए। ठीक है, अब आप देखिए जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर हैं वो आप 40,000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही लेंगे जो आपने प्रोडक्शन करी। ठीक है, क्योंकि आप क्लोजिंग स्टॉक बाद में यहाँ पे लेस करेंगे, तो आपने पहले आपने प्रोडक्शन जितनी करी है उसके अकॉर्डिंग ही लेना है। ठीक है, उसके बाद आप देखें फैक्ट्री ओवरहेड्स आप देखिए क्वेश्चन में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों गिवन थे और आप दोनों लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेथड फॉलो कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पर दोनों लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए फैक्ट्री जो ओवरहेड्स थे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड थे, है ना, तो इसीलिए यहाँ पर पहले लिए और उसमें से फिर क्लोजिंग स्टॉक जो है लेस होता है, ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक नहीं है पर क्लोजिंग स्टॉक तो है। 40,000 यूनिट प्रोड्यूस करी, 30,000 सेल हुई, तो ऑब्वियसली बात है 10,000 यूनिट्स आपके क्लोजिंग स्टॉक हैं। अमाउंट कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, ये जो अमाउंट आपकी पेंडिंग रह जाती है ना, जो माइनस करके आपके पास आई, आपने फाइंड आउट की। ठीक है, ये अमाउंट आपके कितने यूनिट्स की है, आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो आप यहाँ यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि 5,80,000 यूनिट्स अगर आपने 40,000 यूनिट्स के लिए जो है प्रोड्यूस करने में आपके पास कॉस्ट आती है, तो 10,000 यूनिट के लिए कॉस्ट कितनी आई होगी। ठीक है, अगर 5,80,000 रुपीज़ जो हैं आपके 40,000 यूनिट्स के लिए कॉस्ट आती है, तो 10,000 यूनिट्स के लिए कितनी आएगी, कि यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। आप इसे लेस कर देंगे, देन आप जो है अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी लेस कर देंगे। लास्टली आपके पास नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले सेल्स लेंगे। ठीक है, देन वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल ले लिया, डायरेक्ट लेबर ले ली, फैक्ट्री ओवरहेड्स ले लिए, और वो कौन से लिए, सिर्फ वेरिएबल। ठीक है, अब आपके पास जो अमाउंट आई, देखिए आपने यहाँ पे कौन सा नहीं लिया, कौन से प्राइजेस नहीं लिए कॉस्ट के लिए, फिक्स्ड नहीं लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। अब आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट आई है अब तक की 40,000 यूनिट्स की, वो है 4,80,000। ठीक है, अगर 40,000 यूनिट्स के लिए इतनी कॉस्ट आई है तो 10,000 यूनिट्स के लिए कितनी होगी, आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगी वैल्यू। देन अब आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी अमाउंट, उसमें आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की भी वेरिएबल कॉस्ट लेंगे। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट लेने के बाद आपके पास क्या आ जाएंगे, कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितनी है, 9 लाख। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आप फाइंड आउट कर चुके हैं अब तक। ठीक है, आप वो लेस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन आने के बाद जो है आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट जितने भी ओवरहेड्स की थी वो क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड्स की फिक्स्ड कॉस्ट गिवन थी, सेलिंग की भी गिवन थी, आप वो बाद में लेस करेंगे और आपके पास फाइंड आउट हो जाएंगे नेट प्रॉफिट। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस थे आज के परफॉर्मर पर बेस्ड। सो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।